भी सवाल पर आते हैं, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर फंड्स। एक ही फंड में पैसा लगाने के दो बिल्कुल अलग तरीके। चलिए इनका आर्थिक गणित थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सोचिए, मंजिल तक जाने के दो रास्ते हैं। दोनों रास्ते बिल्कुल एक ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ ले जाते हैं। फंड बिल्कुल वही है, मैनेजर भी वही है, और पोर्टफोलियो के अंदर की कंपनियां वो भी एग्जैक्टली सेम है। लेकिन उन तक पहुंचने का तरीका और आगे चलकर जो आर्थिक नतीजे मिलते हैं वो पूरी तरह बदल जाते हैं। तो सवाल उठता है कि जब मंजिल एक ही है तो फिर आखिर फर्क किस बात का है? खैर, सबसे पहले रेगुलर रास्ते पर नजर डालते हैं। रेगुलर फंड्स का सीधा सा मतलब है वो फंड्स जो किसी मध्यस्थ यानी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए खरीदे जाते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर एक बैंक हो सकता है, ब्रोकर या कोई इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर। अब इस रास्ते की सबसे खास बात क्या है? यहाँ एक एक्सपर्ट की सलाह और पूरा मार्गदर्शन मिलता है। अगर ये समझना हो कि मार्केट के हिसाब से कौन सा फंड बेहतर रहेगा या फिर बस पेपर वर्क की उलझन से बचना हो, तो ये इंटरमीडियरीज हमेशा मदद के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ जरूर है। हालांकि ये सपोर्ट सिस्टम काफी आसान और बेहतरीन लगता है, पर इस सुविधा की एक स्ट्रक्चरल कीमत होती है। इस पूरी व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन पहले से ही शामिल होता है। इसे बिल्कुल एक ट्रैवल एजेंट की तरह समझा जा सकता है। जैसे एक ट्रैवल एजेंट पूरी ट्रिप तो बुक कर देता है, लेकिन उसकी फीस टिकट की कीमत के अंदर ही छुपी होती है। बिल्कुल वैसे ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस इंटरमीडियरी को निवेश लाने पर एक कमीशन देती है, और ये कमीशन फंड के खर्चों में से ही लगातार निकाला जाता है। यानी इस मार्गदर्शन के लिए एक बिल्ट इन कीमत चुकाई जा रही है। अब आइए दूसरे रास्ते को देखते हैं, डायरेक्ट फंड्स। ये पूरा ढांचा बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। यहाँ निवेश सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी के पास जाता है। बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, उन्हें पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है। ये मॉडल खास उन निवेशकों के लिए है जो अपनी रिसर्च खुद करना पसंद करते हैं और जिन्हें लगता है कि उन्हें किसी बाहरी सलाह की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यहाँ निवेश का पूरा कंट्रोल बिल्कुल अपने हाथ में होता है, और जब सिस्टम से मिडिलमैन ही हट गया तो जाहिर है उसके साथ जुड़ा हुआ कमीशन भी पूरी तरह कैलकुलेशन से बाहर हो गया। जीरो इंटरमीडियरीज का मतलब है जीरो कमीशन। फंड को मैनेज करने की लागत में किसी तीसरे का कोई हिस्सा नहीं बनता, और इससे जो भी लागत में बचत होती है ना, वो वापस निवेश में ही जुड़ जाती है। यही वजह है कि एक बेहद आत्मनिर्भर और कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बन जाता है। तो अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ पूरी स्वतंत्रता है, मैनेजमेंट खुद करना है और मध्यस्थ की लागत शून्य है, और दूसरी तरफ मार्गदर्शन है, रास्ता दिखाने के लिए एक्सपर्ट्स हैं, पर उस सुविधा के बदले कमीशन की एक लागत जुड़ी हुई है। ये किसी भी वेल्थ बिल्डर के लिए एक बुनियादी चुनाव है। क्या स्वतंत्र रूप से बिना कमीशन दिए आगे बढ़ना है, या फिर सुविधा के लिए थोड़ी लागत चुकाकर एक गाइडेड रास्ता चुनना है? ये पूरा मैकेनिक्स दरअसल एक खास मेट्रिक पर आकर टिक जाता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये बेसिकली फंड को मैनेज करने का वार्षिक खर्च होता है। डायरेक्ट फंड्स में ये एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, क्योंकि वहां किसी को कोई कमीशन नहीं बांटना। लेकिन रेगुलर फंड्स में क्योंकि एक इंटरमीडियरी शामिल होता है और उसको कमीशन जाता है, इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। यही वो पॉइंट है जहां स्वतंत्रता और मार्गदर्शन का फर्क एक ठोस आर्थिक रूप ले लेता है। वैसे यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। चाहे निवेश डायरेक्ट फंड में हो या रेगुलर में, जो अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं, यानी जिन कंपनियों में पैसा लग रहा है, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वही स्टॉक्स, वही बॉन्ड्स और वही सेम फंड मैनेजर। इसको ऐसे समझिए, मंजिल एक ही है। एक रास्ता बिना किसी टोल के सीधा वहां जाता है, पर ड्राइविंग खुद करनी पड़ती है। दूसरे रास्ते पर एक ड्राइवर और गाइड साथ चलता है, पर रास्ते में एक टोल टैक्स देना पड़ता है। बदलता सिर्फ एंट्री पर लगने वाला शुल्क है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन संरचनात्मक अंतरों को इतनी गहराई से समझना जरूरी क्यों है? पहली बात तो ये कि इससे ये तय होता है कि आगे के फाइनेंशियल सफर में बाहरी सलाह लेनी है या नहीं। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट के वार्षिक एक्सपेंस रेशियो को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और सबसे अहम बात, लागत का ये छोटा सा फर्क लंबे समय में वेल्थ एक्यूमुलेशन पर बहुत बड़ा असर डालता है। देखिए, 1% का आधा हिस्सा भी अगर हर साल बचता है ना, तो कंपाउंडिंग की ताकत से अगले 20 सालों में वो कुल जमा पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। इसलिए यह तय करना बहुत जरूरी है कि डू इट योरसेल्फ यानी DIY मैनेजमेंट बेहतर है या एक गाइडेड सपोर्ट। तो इस पूरे विश्लेषण को यहां समेटे तो एक बात बिल्कुल साफ है, दोनों